सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद मन्नो बहुरिया से मुलाकात हो रही है। शायद नए साल में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, सही बात। हाँ सही बात है ना। हाँ जी। तो बस चलेंगे, इसके बाद सेलिब्रेट करेंगे, कुछ मिठाई खाएंगे, चाय के संग बढ़िया सा नाश्ता करेंगे। और एक बड़ा खास दिन है, इसलिए भी हम लोग बधाई देते हैं अपने श्रोताओं को भी। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल। और वैसे तो ये दिवस जो है बुआ जी हम जो मनाएंगे वो है 11 जो फरवरी है, लेकिन आज इनके बारे में, इस विषय के बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो बधाई आज से शुरू कर दिया ना हम लोगों ने, क्योंकि भाई रविवार को मुलाकात होगी नहीं, तो आज बधाई देना तो बनता है। बिल्कुल। और ऐसे ही एक और विषय दिवस है आज, वो है राष्ट्रीय कृमि जो मुक्ति दिवस जी। तो यानी कि में भी हम बातें करेंगे, बिल्कुल जानकारी देंगे। और इसी के संग संग सखी विशेष में आज हम लेकर हाजिर हैं स्मृति रेखा चकमा जी को। उनके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। बिल्कुल बात करेंगे। और जैसे कि आपने बात कही कि भाई मिठाइयाँ खाएंगे, तो आज व्यंजन का दिन है, तो मुझे लगा शायद आप मिठाई बना के लेके आई हैं। अच्छा, मतलब सारा काम बुआ कर लें और हमारी बहुरिया लोग सब आराम फरमाएं। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आराम फरमाना भी चाहिए, क्योंकि भाई तुम लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं, तो तुम लोग तो बता ही सकते हो कि छोटे बच्चों पर माता पिता का कितना प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, हम तो बताएंगे। और हमारे श्रोता भी काफ़ी इस बारे में बताएंगे ना। हाँ, बता ही रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ये जो कहते हैं ना कि बच्चों पर माता पिता का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, तो ये सभी जानते हैं। और कैसे ये सारी बातें हम आगे करेंगे। तो आज जो दिवस है, जो कि विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम जो मना रहे हैं 11 फरवरी को, तो ये जो दिवस है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाए, हाँ, उसके रूप में ये मनाने का उन्होंने शुरुआत किया। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो लैंगिक समानता है उनको बढ़ावा देना, साथ ही शिक्षा में लड़कियों का समर्थन करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना। भाई, क्योंकि जो विज्ञान की बात हो या प्रौद्योगिकी की बात हो, वो तो बहुत आगे की बात है, क्योंकि शिक्षा जो है वो शुरुआती चीज़ है। अगर शिक्षित होना शुरू करेंगे तो जाहिर है विज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे, प्रौद्योगिकी में भी जा सकते हैं। तो अभी जैसे तुमने कहा ना कि समर्थन करना, कि उनकी शिक्षा ज़रूरी है, इस बात के महत्व को समझना, तो जाहिर है कि पहले क्या था कि घर परिवार में लड़कियों के ऊपर ख़ास तौर से और उनकी शिक्षा के लिए कहीं से भी खर्च करना या उनको उस काम में लगाना, उनका समय उसमें लगाना बिल्कुल मतलब बेकार माना जाता था कि इसकी ज़रूरत ही क्या है। लेकिन महत्व तो समझ में आया, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से बहनों ने आगे आकर अपना हुनर दिखाया है और कितने नोबल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं, तो समझ में आया कि नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी इनका बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और जब भी ये नए क्षेत्रों में आती हैं, खासकर महिलाओं की हम बात करें, तो अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये अपने दृष्टिकोण और उनकी प्रतिभा और रचनात्मकता को वो इस क्षेत्र में जोड़कर नया आयाम देती हैं। जी हाँ, परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदली। जिस परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं उसका तो परिणाम सबके सामने है, और लड़कियों ने विभिन्न क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई, आगे बढ़ी। और हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने संघर्ष और चुनौतियाँ जो थीं उनको पार करके अपनी मंजिल को हासिल किया। और भारत की पहली स्नातक फिजिशियन कादम्बिनी बोस गांगुली जी रही। और वैसे ही बहुत से नाम हम ले रहे हैं जिन्होंने मतलब पहली बार जो कहना चाहिए इतिहास रचा, कह सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। और ऐसी ही पहली महिला इंजीनियर थी ए ललिता। और ऐसी महिला जिन्होंने विदेश में जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल की और चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी नाम किया, वो थी आनंदीबाई जोशी जी। और भारत की पहली महिला पायलट थी सरला ठकराल। बिल्कुल। और वायुसेना में पहली एयर मार्शल थी पद्मावती बंदोपाध्याय। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिन्हें आज हम याद करके प्रेरणा लेते हैं, और लेते रहना ही चाहिए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं वो स्थितियां हैं जहां हम एक बार मन जैसे डावाडोल हो जाता है कि बिटिया को पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, या पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजें या नहीं भेजें, या इतना पैसा खर्च करें या नहीं करें, फ़ायदा क्या है ना। तो
ऐसे ही और भी बहुत सारे नाम हैं, आप सब जानते ही होंगे, और ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है बिल्कुल। और ये सारे जो नाम हमने पढ़े बुआ जी, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं, और कहना चाहिए कि ये उनकी पहली शुरुआत रही होगी। हाँ। जब उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, आप सोच के देखिए कि देखो ऐसा बिल्कुल सच बात है। और आज उन्हीं संघर्षों का हम फायदा उठाकर, मतलब कहना चाहिए कि घर परिवार के लोगों से भी अब हमें परमिशन मिल जाता है कि अब इस क्षेत्र में भी लड़कियां काम कर रही हैं। तो इस तरह से स्थितियां बदली हैं, और आज संघर्ष की वो स्थिति कम हो गई है काफ़ी, कह सकते हैं ना, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने जैसे सुधा मूर्ति जी का भी यहाँ बातचीत हमने प्रसारित भी की थी, तो उन्होंने बताया कि वो अकेली इंजीनियर थी और वहाँ पर बाथरूम वगैरह भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे जैसे उन्होंने जहाँ पर नौकरी भी की, वहाँ पर भी महिलाओं के लिए था ही नहीं कि वो आवेदन ही नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत की। फिर बाद में बताया कि किस तरह से अब जब मैं वहाँ गई तो देखा कि वहाँ पर आधे लड़कियाँ लगभग हैं, तो बड़ी खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो एक रास्ता जब खोलता ना, ये दरवाज़ा खोलने वाली जैसी चीज़ है कि ये दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। अब तो जिसकी इच्छा है वो आगे जाए आराम से और अपनी मंजिल को हासिल करे और वहाँ झंडे गाड़ कर आए, है कि नहीं? तो बुआ जी, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने बहुत ही प्यारी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि महिलाएं और लड़कियां दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए इनकी क्षमता का आधा हिस्सा है। लैंगिक समानता एक मौलिक मानव अधिकार होने के अलावा पूर्ण मानवीय क्षमता और सतत विकास के साथ शांतिपूर्ण समाज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और भी इन्होंने डिजिटल क्रांति की बात करी है कि 2018 में 33% शोधकर्ताओं में से एक महिला थी। उन्होंने कई देशों में जीवन विज्ञान में समानता हासिल की, कुछ मामलों में इस क्षेत्र पर हावी भी हैं। हालांकि डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटिंग, भौतिकी, गणित और इंजीनियरिंग में महिलाएं अल्पसंख्यक बनी हुई हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो डिजिटल क्रांति और भविष्य की कई नौकरियों को चला रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है। आप कहते हैं 18वीं शताब्दी में लिंग भूमिकाएं काफ़ी हद तक निर्धारित थीं और महिलाओं ने विज्ञान में पर्याप्त प्रगति की। 19वीं सदी के दौरान महिलाओं को अधिकांश औपचारिक वैज्ञानिक शिक्षा से बाहर रखा गया, लेकिन इस अवधि के दौरान उन्होंने विद्वान समाज में प्रवेश दिया जाने लगा बाद में। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महिला कॉलेज के उदय ने महिला वैज्ञानिकों को रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान किए। मैरी क्यूरी ने वैज्ञानिकों के लिए रेडियोधर्मी क्षय का अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त किया और रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की। एक भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ के रूप में काम करते हुए उन्होंने रेडियोधर्मी क्षय पर अग्रणी शोध किया और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। रसायन विज्ञान में दूसरा प्राप्त करने वाली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति बनी। 1901 से लेकर 2022 के बीच 60 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 महिलाओं को भौतिक, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बात है। तो भाई ये जो है ना, ये बता रहा है कि काफ़ी अच्छी उन्नति हो रही है, तरक्की की बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने तो बहुत सारी ऐसी बहनों का भी नाम लिखकर भेजा है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेकिन बुआ जी, अभी एक छोटा सा अंतराल लेते हैं जी। तो अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। बुआ जी, आप कुछ बोल रहे थे कि हमारे श्रोता ने जी। हाँ, बहुत सारी जानकारी दी है। जैसे उन्होंने कोटा चटर्जी जी का नाम दिया है, अन्ना मणि के बारे में बताया है, भौतिक शास्त्री थी। ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों के बारे में विस्तार से बताया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी ज़्यादा जानकारी है कि हम लोग इसको यहाँ पर इतना समय नहीं दे सकते। और इस तरह से हमारे साथी जो है ना, बहुत सारी बातें बताते हैं। और जो कृमि दिवस है आज, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। जी हाँ बुआ जी, ये भी कल है।
अच्छा, कल है ना? हाँ, 10 फरवरी। हम आज इस पर बात कर रहे हैं। आज हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि सभी को पता ही है कि हम शुक्रवार तक ही आते हैं तो और वाकई बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो जिसमें बातचीत करना ज़रूरी भी है। जी, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा और 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो हमारे देश के बच्चे हैं उन्हें संक्रमण होने का खतरा तो रहता ही है, हम सब जानते ही हैं। और बच्चों में खास तौर से कृमि यानी कीड़े, जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कहते हैं ना, वो पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं ना कि जो हम बच्चों को खिलाते हैं जो भी पोषक तत्व वो उनके शरीर में नहीं पहुंचता है। हाँ। और वो कीड़े खा जाते हैं तो जाहिर है बच्चे कमज़ोर रहते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में सोचना और इनसे मुक्ति पाना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी समस्या से निपटने के लिए 2015 से भारत सरकार ने जो इन वर्ष के जो आयु हैं 0 से 19 वर्ष की आयु के जो बच्चों हैं उनको कृमि मुक्त करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की। और इसका जो उद्देश्य रहा कि बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कृमि मुक्त कराना और उन्हें स्वस्थ और पोषण संबंधी स्थिति में उनके सुधार लाना। तो इस तरह से चीज़ें हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिख के भी भेजा है कि कृषि मुक्ति क्या है, कृमि मुक्ति कृमि मुक्ति क्या है के बारे में दवा का उपयोग करके आंतों के परजीवियों जैसे कि कीड़े को खत्म करने की प्रक्रिया को कृमि मुक्ति कहा जाता है। कृमि मुक्ति की प्रक्रिया 2 साल की उम्र से शुरू करके साल में 2 बार या 6 महीने में की जानी चाहिए। और कृमिनाशक दवाओं के माध्यम से कृमि मुक्ति से मिट्टी से फैलने वाले कृमि संक्रमण के कारण होने वाले कृमियों के बोझ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, यानी कीड़ों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लगभग यही जानकारी हमारे और भी साथियों ने दी है। इन्होंने लिखा है परजीवी कीड़े लोगों और जानवरों दोनों के समाज के लिए एक खतरा है। बच्चों के बाहर खेलते समय मिट्टी के संपर्क में आने से कृमि के संक्रमण को रोकना असंभव है और गुणवत्ता को कम कर सकता है, बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को, जाहिर है शारीरिक विकास, मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है। लोगों को डीवर्मिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, खासकर 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो सबसे कमज़ोर होते हैं। तो यही लिख रहे हैं कि दुनिया के लगभग 24% आबादी मिट्टी से संक्रमित कृमि से संक्रमित हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और भी है, श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं जी, लेकिन इसके लिए एक बात ज़रूरी है ना मन्नो भौरिया, कि हमें ध्यान रखना होगा। जैसे ये भी लिख रहा है कि असंभव है, बच्चे मिट्टी में खेलेंगे ही या किसी भी तरह से संक्रमण होने की संभावना तो है, लेकिन उन्हें डीवर्म करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथियों ने भी साझा किया है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन सभी स्कूल एवं आंगनवाड़ी में 10 फरवरी को किया जाता है तथा STH संक्रमण के प्रसार के आधार पर कई राज्यों में इसका आयोजन दूसरे चरण में 10 अगस्त को किया जाता है। तो 10 फरवरी फिर 10 अगस्त, इस तरह से यानी कि 6 महीने पर फिर से किया जाता है ताकि सभी बच्चे जो हैं वो कृमि मुक्त हो सके, है ना? बिल्कुल। तो वैसे वो जैसे ये है कि ये तो रही बात सरकार की, लेकिन हम अपने आप मतलब कहना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। घर में जो जैसे सब्जियां आप लेकर आते हैं, खासकर जो हरी पत्तियां पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उन्हें गर्म पानी में नमक डालकर भिगो के रखें काफ़ी थोड़े देर बनाने से पहले। हाँ, गर्म पानी में तो नहीं, लेकिन लाल दवा का पानी हो या नमक के पानी में डाल के छोड़ दें और उसके धोएं तो ध्यान से धोएं। अक्सर क्या होता है कि मतलब उसको बड़े बर्तन में डालकर और जैसे कपड़े निकालते हैं वैसे डाल के और फिर उस साग को निकालें बाहर, न कि पानी बहा दें। पानी बहाने से उसमें फिर लगा रह जाता है और हो सके तो उसको खूब अच्छी सी जगह में फैला के देख लें कि कहीं कोई कीड़ा रह तो नहीं गया है। इस बात का ध्यान रखें, है ना? और बिल्कुल स्वच्छता का तो ध्यान रखना ही है। बिल्कुल। और बच्चों का समय समय पर हाथ धोते रहें। खुद भी जब बच्चों के पास जाएं तो हाथ धो कर जाएं। बच्चे तो बाहर खेलेंगे, आप उनको मना नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल। तो ये हमें ही ध्यान रखना है कि जब भी वो बाहर मिट्टी पे जा रहे हैं तो ये ध्यान दें, खासकर छोटे बच्चे जिन्हें हर चीज़ मुंह में डालने की आदत होती है कि वो लिया कुछ भी और खिलौना लिया मुंह में डाल लिया। तो ऐसे खिलौनों को भी थोड़ा साफ तरीके से रखें, क्योंकि जिस तरह से गंदगी है आसपास, खासकर गार्डन आप घुमाने लेके जाते हैं, बच्चा मिट्टी मुंह
में रख लिया। तो इस तरह की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से हम भी मतलब बचा सकते हैं बच्चों को। ऐसे ही हमारे साथी लिख रही हैं कि आजकल के सभी स्कूलों में साल में एक बार बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाती है। बहुत गार्जियन स्कूल में बच्चों को नहीं खाने देते हैं, पर कोई बात नहीं, आप सक्षम हैं तो ज़रूर खुद ही खिलाएं, पर इसे ना भूलते हुए साल में एक बार बच्चों को ज़रूर दीजिए। हाँ, यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर जैसे बच्चों को दस्त होती है या बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। दस्त हो रही होती है तो हम सोचते हैं कि यानी कि लूज मोशन जब होता है तो हम सोचते हैं दांत निकल रहा है, लेकिन हो सकता है कि पेट में कीड़े हों, संक्रमण हो चुका हो, इस बात का ख्याल रखिए। या बच्चा बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है तो हम सोचते हैं अरे वाह बच्चा बड़ा स्वस्थ है, अच्छे से खा लेता है ना। आमतौर पर हर माँ यही चाहती है या हर गार्जियन ये चाहते हैं कि बच्चा खूब खाए। तो लेकिन उसमें एक निर्धारित मात्रा जो होती है, अगर आपको ज़रा भी लग रहा है कि उससे ज़्यादा खा रहा है, क्योंकि अक्सर जब पेट में कीड़े होते हैं तो बच्चे या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या तो नहीं खाते हैं, और उनके स्वास्थ्य से स्थितियों में बनती है, स्थितियों में हम ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और बच्चा बहुत स्वस्थ है तो भी ऐसा नहीं है कि कृमि है तो भी तभी बच्चा कमज़ोर होगा। आपको लक्षण बहुत कुछ नहीं भी दिखाई देंगे तो बीच बीच में चिकित्सक से आप मिलते रहें। दांत, नाखून, आँख, इन सब से डॉक्टर समझ जाते हैं, फिर वो टेस्ट करवाते हैं। तो अगर वो दवा बता रहे हैं तो आप उनको ज़रूर खिलाइए, है ना। जी तो क्या बात है। बहुत सारे लोग देखो, जैसे कृमि की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि बहुत तरह के कीड़े होते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरत इस बात को जानने की है कि अगर पेट में बच्चे के पेट में कीड़ा अगर है तो लक्षण क्या है, कैसे पता लगे। वैसे तो सामान्य तौर पर बच्चे स्वस्थ भी आपको दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े से लक्षण होते हैं, जैसे कि बच्चे को उल्टी अगर हो रही है, उसे खाना पच नहीं रहा है, तब हम समझ सकते हैं कि उसके पेट में कीड़ा है ना। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखकर भी भेजा है कि जैसे अधिकतर समय दांतों का पीसना, पेट में असहनीय दर्द होता है, चेहरे पर शरीर के अन्य अंगों में सफ़ेद दाग पड़ जाए या मल में सफ़ेद डॉट्स आना, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे साथी ये भी लिख रही हैं कि मैंने सुना है कि पैरों के माध्यम से, यानी बच्चा जैसे नंगे पाँव जब घूमता है और नाखून के माध्यम से पेट के भीतर जाते हैं और पेट में जाकर बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, तो टेप वर्म भी होते हैं। तो कीड़े कई तरीके के होते हैं, कृमि कई तरह के होते हैं, लेकिन बात फिर वही महत्वपूर्ण है कि कैसे लक्षण समझ में आए और कैसे ये समझ में आए कि बच्चे के पेट में है और कैसे उसको हम गंभीरता से लें। बिल्कुल। और बुआ जी कई बार ऐसे भी कहा जाता है ना कि घर के जो घरेलू उपाय हैं करके हम इन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं लहसुन का पानी, अजवाइन का पानी, या नीम की पत्तियों का जैसे पाउडर बना के उसका पानी दीजिए। का पानी भी कहा जाता है कि पेट के कीड़े मरते हैं, ऐसा सुनने में आया है। जी। तो इन सब बातों पे ना पड़े खासकर, और जो अपने डॉक्टर हैं जिनसे आप सलाह लेते हैं, बच्चों को तुरंत उनके पास लेकर जाएं अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता है बुआ जी, उन्होंने बात लिखी है कि बच्चों को या किसी को पेट में कृमि होना आम बात है। ये भले जानलेवा नहीं है, पर आपके शरीर बच्चों के बढ़ते विकास में ये बाधक है जी। और 4-5 साल पहले की बात है, छोटा भाई हमेशा पेट में दर्द की शिकायत करता था और चिड़चिड़ाता रहता था। हर तरह का पौष्टिक भोजन दिया जाता था पर उसका हेल्थ सुधरता नहीं था। बाद में BHU हॉस्पिटल में दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट में तो कृमि का घर बन गया है। मैं छोटी थी, आँख से देखी तो नहीं, पर इतना मुझे पता है कि छोटे भाई का बहुत लंबा इलाज चला था। गुच्छे के रूप में इसके आंतों में सटे हुए थे। इसके बाद भाई स्वस्थ हो गया और अपना सुख से अपना जीवन यापन कर रहा है। हमारे घरों में आज भी छोटे बच्चों को कृमिनाशक दवाई दी जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सजग रहने की ज़रूरत है कि किस तरह से बच्चे जो हैं स्वस्थ रहें। तो ये बहुत कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस पर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करेंगे स्मृति रेखा जी की। जी बिल्कुल, सखी विशेष में आज हम लेकर आए हैं लंगोट करघा शॉल बुनकर स्मृति रेखा चकमा, जो कि त्रिपुरा की है। और कहना चाहिए कि पारंपरिक डिज़ाइनों को उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल, यानी कि सब्जियों के रंग, जो सब्जियां आती हैं उनसे रंग बनाकर सूती धागों का वो उपयोग करती हैं शॉल बनाने के लिए। क्या बात है। तो
इस तरीके से जब परंपरागत चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो वाकई लगता है कि हमारा जो है संस्कृति कितनी समृद्ध है। और हमारे साथी भी लिखकर भेजे कि स्मृति रेखा चकमा जो है वो इन्होंने भी ये लिखा है, लियोनलूम शॉल बुनकर है जो प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले पर्यावरण अनुकूल सूती धागों को पारंपरिक डिज़ाइनों में बदल देती हैं। ग्रामीण महिलाओं को बुनाई की कला में प्रशिक्षण देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन भी वो चला रही हैं, तो यानी कि उसका प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। और जाहिर है कि पर्यावरण की जब बात आती है तो इस तरीके की चीज़ों को प्रोत्साहन तो दिया जाना ही चाहिए ना। बिल्कुल। और उनका जो अपना संगठन है उजिया जथा नाम से, वो उससे वो ग्रामीण महिलाओं को खासकर बुनाई की शिक्षा दे रही हैं, उनकी बारीकियां समझा रही हैं और वो अभी भी इस काम में लगी हुई हैं। और उनकी उम्र जो है वो 63 साल की है, लेकिन उनके जोश और कहना चाहिए कि जज्बा जो है वो कायम है। और वो इस तरह से इस बुनकर जो है शॉल बुनकर उसमें वो काम कर रही हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ आसपास आपको भी लगे कि या आसपास तो अब नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी आपको याद आता है कि हाँ आपकी दादी या परदादी कोई ऐसा कुछ करता था, कहीं कोई जानता है, तो आपको भी सीखना चाहिए। और हाथ से बनी हुई चीज़ों की तो अपनी एक अलग मौलिकता होती ही है। और कहीं ना कहीं जब इस तरीके की कल्पनाशीलता जब आती है तो आपका अपना जो हुनर है या आपकी अपनी एक पहचान उसमें दिखाई देती है ना। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि उन्हें जो बहुत ही बड़ा सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है, जो कि हमारे सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री से सम्मानित त्रिपुरा में जन्मी स्मृति रेखा चकमा जी जैसा काम कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वो आगे और भी ढेर सारा काम करेंगी, हमारे सामने आएगा। और घर में भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बहनों को जो आता है उसको भी उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी पारंपरिक चीज़ों से प्यार करना चाहिए, है ना मन्नू मौर्या जी। एक बात तो है कि स्मृति रेखा चकमा जी जैसी अगर कुछ भी आपके पास आता है या आप कुछ ऐसा करते हैं तो पाँव कहाँ ज़मीन पर पड़ेंगे। बिल्कुल। और ख़ासकर जब बुनाई और इसकी बात हो, काफ़ी कठिन ये कला होती होगी ना? अच्छा, कठिन नहीं होती है कला। देखो कला होती है जब आप करने लगते हैं और आपका जब उसमें मन रुचता है, मन लगता है, तब तो फिर बहुत आनंद आता है। और एक बात और है, यहाँ पर हम इसलिए ख़ास तौर से फिर से इस बात को उठा रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा हुनर है या कुछ है तो कम से कम आप अपने आसपास के लोगों को सिखाइए और लोगों को हुनरमंद बनाइए। भले ही आपको खाना पकाना ही आता है, कुछ खास व्यंजन आते हैं, पारंपरिक व्यंजन आते हैं, तो उनका प्रचार प्रसार करें और लोगों को खिलाएं भी और सिखाएं भी। क्या बात है ना, बहुत अच्छी बात है, सही है। और बात बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है तो फिर बस समझ में आ गया ना कि तुम लोगों को भी हमने ऐसे ही दिया है प्रशिक्षण की कुछ अच्छी बातें करती रहो। आप बिल्कुल। और भाई बड़ों का ही तो कहना चाहिए कि छोटे बच्चे खासकर, जैसा कि हमारा अगला विषय है ही कि माता पिता का ही विशेष जो है प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो जब भी हम मतलब ये है कि हम ऐसा व्यवहार करें बच्चों के सामने, खासकर जब बच्चे सीखने वाली एज में होते हैं, अगर 3 साल से 5 साल के बच्चों की मैं बात करूं, वो बहुत जल्दी समझते हैं, भाव को समझते हैं और शब्द जो है वो क्योंकि पकड़ लेते हैं। नए शब्द वो सीखने की उस समय उनकी तैयारी रहती है, तो उस समय वो क्या रहता है कि वो शब्दों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अगर आप उनका मीनिंग भले ना जाने, उनके शब्द कुछ नया शब्द सुनते हैं तो उन्हें बोलने में मजा आता है। तो सोच समझ के बच्चों के सामने शब्दों का प्रयोग करें। देखो मन्नू मौर्या, ऐसा है ना कि ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि आप ऐसे सोच कर घर में कि अब बच्चा सामने है तो हम ठीक से बोलें, ये नहीं हो सकता। तो अच्छा है कि आप अपनी आदत वैसे ही डाल लें, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये अच्छा रहेगा कि नहीं? तो यार तय हो गई बात कि हर वक्त हम अच्छा बोलें और अच्छी भाषा का प्रयोग करें, सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग में को लाएं। और क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने आप सीखते हैं। आप चोरी पे जब बोलेंगे जो चीज़ें, वो तो खास तौर से वो सुनकर बोलेंगे और उन्हें बड़ा मज़ा आएगा कि अच्छा ये हमने पकड़ लिया। और जैसे तुमने कहा ना कि बच्चे शब्द सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं माता पिता से, तो उन्हें जैसे लगता है कि कुछ उन्होंने बहुत उपलब्धि उनकी है ना, तो उन्होंने कुछ हासिल किया है। तो जाहिर है कि हमें ऐसा वातावरण घर में बनाना चाहिए। और खासकर पति पत्नी की बात करें तो कुछ भी अगर झगड़े का मामला हो भी, क्योंकि कई बार हम नोक झोंक में हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो उस नोक झोंक को हम समझ रहे हैं लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं समझता, तो उसे तो कहना चाहिए
की बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ता ही है। तो इस तरह का वातावरण घर पे बनाएं कि बच्चे को लगे कि नहीं, घर जो परिवार है वो बहुत अच्छा है और बच्चे अच्छी चीजें सीखें ना। और जब फोन में आप बात करते हैं किसी से, तो कई बार ऐसा होता है कि फोन में बात करते हैं, अरे हम घर पे नहीं है, लेकिन बच्चा वो तुरंत सुनता है क्योंकि वो सुन रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो सुन रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है, तो इन सारी चीजों का भी विशेष ध्यान रखें। देखो, हमारे साथी ने इसी बात पर लिखा है कि माँ बाप द्वारा किए गए दिनचर्या के कर्मों और व्यवहारों का प्रभाव बच्चों पर जरूर पड़ता है। अगर पति पत्नी दोनों अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान दिया करते हैं और मृदुभाषी भाषाओं में बात करते हैं, तो आपके बच्चे भी उसी तरह से अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है, आप कभी कभी अपने ही बच्चों से झूठ बुलवाती हैं कि बेटा फला आंटी अभी हमें ढूंढने आएंगी, तो बोल देना मम्मी सोई हुई हैं, और यही मर्ज धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बच्चे झूठ बोलना घर से ही सीख जाते हैं। और दूसरी बातें ये भी कि आप कभी कभी कोई भी चीज़ को बच्चों के सामने ही उसे फर्श पर फेंक देती हैं, जिससे घर में गंदगी फैल जाती है। और तीसरी बात यह है कि आप अपने घर की कोई भी वस्तु काम करने के लिए उठाती हैं, तो उस वस्तु को काम हो जाने के बाद वहीं रख दिया करें, ताकि आप बच्चों को बोल सकें कि जाओ बेटा, अलमारी के बगल वाली खूंटी पर चाबी का गुच्छा रखा हुआ है। बच्चे हर चीज़ों का अनुसरण अपने माता पिता से ही सीखते हैं। जब बड़े होते हैं तो उन्हीं चीज़ों को स्कूल में दोहराते भी हैं। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। तो लगभग सारी बातें इन्होंने बता दी, लगभग सारी बातें इन्होंने कह दी। और ऐसे ही एक जो श्रोता हैं हमारे, वो लिखते हैं कि माता पिता के आचरण का असर बच्चों पर ज़रूर नज़र आता है। बच्चे सहज ही अनुकरणशील होते हैं, वे जैसा माता पिता को करते देखते हैं वैसा ही सीख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथी ने लिखा भी है कि गुजराती मुहावरा है, जेवू कुआ माँ तेवू अवेड़ा माँ, यानी जैसा पानी कुएं में होगा वही या वैसा ही पानी हवाड़े में आएगा। यहाँ तक बच्चों पर माता पिता के पड़ने वाले प्रभाव की बात है, उस पर यह मुहावरा फिट बैठता है। माता पिता बोलचाल में या सामान्य व्यवहार में जैसा आचरण करते हैं, वो ही या वैसा प्रभाव बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। तो ये है कि मतलब अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका अनुसरण कर रहा है, अच्छी बातें सीखे, अच्छे से रहे, सबसे प्यार से और संस्कारी रहे, और अच्छे गुण आए उसमें, तो हमें हम अपने सभी चाहते होंगे ना ये बात। तो सबसे पहले अपने आप में हम सुधार लाएं। अगर हमें लग रहा है कि हमें कुछ गलतियां हैं, हम कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ गलत आचरण करते हैं, तो उनमें सुधार लाएं। हाँ, जो संदेश तुम पढ़ रही थी उसी में आगे था ना कि अपना रहन सहन, आचार विचार, स्वभाव उनके अनुकूल रखना चाहिए, जिस आदर्श में वो अपने बच्चे को ढालना चाहते हैं। बच्चे जो देखते सुनते हैं वही उनके स्वभाव में आता है, इसलिए बच्चों के सामने जो भी कहें वो हमेशा सोच समझ कर कहें। जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसे करने से बच्चों को ये कहकर नहीं रोक सकते कि हम बड़े हैं तुम बच्चे हो। ये अपने आप में एक और गलत धारणा बच्चों के मन में बैठाने की बात होगी, क्योंकि जो नैतिक रूप से गलत है वो हर उम्र के इंसान के लिए गलत है। बिल्कुल सही। तो बात बिल्कुल सही है कि गलत तो गलत है, तो हम करें या बच्चे करें, दोनों स्थितियों में गलत है। तो कृपा करके बच्चों को सुलाना वैसे आसान नहीं है बुआ जी। एक मैसेज है, संदेश है हमारे श्रोता का, वो लिखते हैं मैसेज तो बहुत ज्यादा है, संदेश बहुत ज्यादा आए हुए हैं जी। तो वो लिखते हैं कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर पेरेंट्स के व्यवहार का काफ़ी असर होता है। बच्चों के साथ बातचीत और व्यवहार से उनका संपूर्ण विकास भी प्रभावित होता है। ख़ासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। बच्चों को दुनिया में किस तरह रहना है या लोगों के साथ उनका व्यवहार किस तरह होना चाहिए, ऐसी ज़रूरी बातों को सिखाना माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है। हालांकि पेरेंटिंग के दौरान ये भी समझना ज़रूरी है कि उनका एक अपना नेचर भी है, जिसे ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। यहीं पर कई माता पिता गलती कर बैठते हैं और खुद को बेहतर परवरिश ना कर पाने पर दोषी मान लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, आप अपना कर्म कीजिए और बाकी जैसा बच्चे को बनना है बन ही जाता है। अब देखिए, लेकिन एक बात है कि हमारे माता पिता दोनों विविध भारती अधिक सुना करते थे। मेरी भी आदत विविध भारती सुनने की पड़ गई है, अब उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भी विविध भारती सुनता है। क्या बात है। तो ऐसी अच्छी परंपरा आप जरूर डालें, और पढ़ी जाती है, डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो है ही, बच्चे जब सुनते हैं या देखते हैं तो वो करते ही हैं। और ऐसी एक बात और हमारे श्रोता ने लिखी कि सचमुच बच्चों के सामने अच्छे ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मेहंदी देर से आई तो हमने आपस में बात किया कि आएगी और अपना नौटंकी दिखाएगी,
थोड़ी देर बाद मेहरियाई घर के सबसे छोटे बच्चे ने कहा, आंटी आप आ गई नौटंकी दिखाने। उसका चेहरा उतर गया, पर हमारा भी चेहरा देखने लायक था। बाद में हमने हंसकर बोलकर उसे खुश करना चाहा, पर उसे नौटंकी शब्द बहुत बुरा लग गया, तो गलती तो हमारी ही थी। बिल्कुल, यही तो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ये जो शब्द है या जो बातें हम करते हैं, अक्सर बहुत छोटे बच्चे जैसे कि 1.5-2 साल वाले जैसे बोलना शुरू किया तो लगता है कि ये तो सुन ही नहीं रहा है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है, लेकिन बच्चे सुनते हैं और वैसे के वैसे ही जब कर देते हैं तो वाकई नौटंकी हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें। बिल्कुल। और एक चीज़ और बुआ जी की, खासकर बच्चों को दूसरों के सामने कभी डांटना नहीं चाहिए। और जब भी वो, क्योंकि इस समय बहुत जिज्ञासा रहती है इस उम्र में के दौरान, तो बच्चे बहुत से प्रश्न करते हैं। तो जब जो वो प्रश्न कर रहे हैं उनका जवाब भी आप दें। बिल्कुल। कितना भी आप किसी काम में बिजी रहें तो उन्हें उनका जवाब ज़रूर दें, ताकि उनकी जिज्ञासा जो है ऐसी बनी रहे और वो फिर इरिटेट ना हो, चिड़चिड़ाए ना बाद में, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि अरे ये चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं। चिड़चिड़ाते भी हैं और कभी कभी इतने अंतर्मुखी हो जाते हैं कि बाद में समाज में उन्हें रहने में बहुत दिक्कत होती है। फिर वो किसी से कोई बात नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास में भी कमी आती है। हमारे साथी लिखते हैं कि माँ धरती की तरह बच्चों को सींचती है, पिता सूरज की तरह देखभाल करते हैं। एक बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका उसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। माता पिता की भूमिका बच्चों के जन्मदाता, पालक, रक्षक, हितैषी, मार्गदर्शक की होती है। युवा होते ही बच्चों के लिए वे सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं, अपने बच्चों के श्रेष्ठ सलाहकार भी होते हैं। बच्चों को अपना परिवार हो जाने के बाद ये उनके अच्छे मददगार भी होते हैं। तो इतनी ज़्यादा हमारी सब भूमिका है एक अभिभावक या माता पिता के तौर पर, तो इसके महत्व को समझें। और जैसे तुमने कहा डांटने वाली बात, वो जो बच्चों में बहुत आत्मग्लानि की भावना आ जाती है, कहीं ना कहीं इतने दब्बू और परेशान हो जाते हैं, और वो जो उनको जो हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गई, ये एक बहुत छोटे बच्चों की भी होती है। तो उसके सम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अभिभावक की जिम्मेदारी है और इस बात का उन्हें बराबर ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो बुआ जी, गीत सुनना नहीं, गीत के पहले एक व्यंजन हम बता देते हैं। जो बच्चों के लिए ही बहुत कहना चाहिए, बहुत एकदम भावुक हो गई तुम तो बच्चों के मामले में। ठीक है, सुनाओ, बताओ। तो जैसे कि डोसा हम सभी जानते हैं कि चावल और 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द दाल लेकर हम डोसा बनाते हैं। लेकिन अगर खासकर आप अगर बच्चों के लिए डोसा बनाना चाहते हैं, आपके बच्चे को पसंद है, तो आप अगर बच्चा ज़्यादातर देखा जाता है कि दालें नहीं खाता है, जो दाल होती है, सब्जियां नहीं खाता है, उसके लिए क्या है कि अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो थोड़ा सा उड़द दाल ले लें, आधी कटोरी से भी थोड़ा कम, थोड़ा मसूर दाल, अरहर दाल और मूंग दाल, और चाहे तो थोड़ा सा चना दाल डाल दें उसमें, और थोड़ा सा साबूदाना और पोहा। इन सबको एक साथ ही धोकर और भिगा के रख दें, जैसे रात भर भिगा के रखना है। थोड़ा सा मेथी आप डाल दें, खड़ी मेथी, और सुबह इसको पीस लें या 10-12 घंटे बाद पीस लें, और खमीर के लिए आप रख दें 8 घंटे 7 घंटे, या आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये डोसा बना सकते हैं। तो डोसा बनाने का तरीका तो वही है कि प्लेट तवे पर डालना है, थोड़ा सा तेल डालिए, और ये जो मिश्रण जो आपने तैयार किया है उसमें थोड़ा सा अलग से नमक डाल दीजिए, चाहे तो उसमें जीरा डाल दीजिए, और सारे जो सब्जी है जैसे गाजर है आपको डालना है, तो इस तरह की जो भी आपको लगता है सब्जियों को कद्दूकस करके थोड़ा डाल दीजिए, उसमें मिक्स कर दीजिए और डोसा बना के दे दीजिए बच्चों को। तो ये दाल भी हो गई, सब्जी भी हो गया और चावल भी हो गया। तो सारी चीज़ें एक संग हो जाएंगी, तो सब चीज़ें आपको अलग अलग नहीं बनानी पड़ेगी, और ये बच्चों को पसंद भी आएगी। अब सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए अनुमति, मन्नू बोहरिया और बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार।